मैं हूं राजेश कुमार। वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का है और 4 के चक्रव्यूह में आज की 4 बड़ी तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं, फिर उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं, जहां पहली खबर सीएम योगी की सख्ती से जुड़ी हुई है। सिंचाई विभाग संग सीएम योगी ने बैठक की और कई निर्देश दिए। बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की। दूसरी तरफ बात मोदी सरकार के 9 साल पर हुए काम की करेंगे। बीजेपी नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी खबर जिसमें यूपी पुलिस के नए बॉस से जुड़ी हुई है और यूपी के नए डीजीपी ने कार्यभार संभाल लिया है। चौथी खबर में बात अहिल्याबाई जयंती पर बवाल की करेंगे। 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करें, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सितारगंज के बड़ा गांव में नेशनल हाईवे 74 पे बड़ा हादसा हुआ है और पुलभट्टा से सितारगंज आ रही खनन सामग्री से भरा डंपर पलट गया है और डंपर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक ऑल्टो कार और 2 मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आई। बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो डंपर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एक कार और 2 मोटरसाइकिल भी इस ट्रक की चपेट में आई। बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। हादसे के बाद यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सितारगंज के बड़ा गांव में नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ, जहां पुलभट्टा से सितारगंज आ रहा खनन सामग्री से भरा डंपर पलट गया और इसकी चपेट में एक कार आई, 2 मोटरसाइकिल आई। एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई। और थोड़ी देर में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे डीजीपी विजय कुमार। विजय कुमार ने कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के बाद विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोपियों को सजा दिलवाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक, ये उन्होंने कहा। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहेगी। सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी। अपराध में हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, यह भी उन्होंने कहा और कहा कि आगे भी ऐसा नहीं होने देंगे। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर रखना प्राथमिकता रहेगी। और यूपी पुलिस के नए बॉस चूंकि विजय कुमार है, कार्यभार संभाल लिया है। कुछ देर में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्होंने यहां पे कई बातों का जिक्र किया। बताया कि कैसे एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक चलेगा। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। नीलेश इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, नए डीजीपी ने कार्यभार संभाल लिया है, क्या बताया उन्होंने, क्या प्राथमिकता रहने वाली हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे उससे पार पाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 1988 बैच के विजय कुमार ने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की यातायात व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा की बात हो, बच्चों के ऊपर जो अपराध होते हैं उनको लेकर बातचीत की जाए, तो उसको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग करके इन तमाम चीज़ों को ठीक किया जाएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो संगठित अपराधी और अपराधी गैंग है उन पर भी लगातार कार्रवाइयों का दौर चलता रहेगा। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। उसके बाद वो पुलिस मुख्यालय से निकल गए हैं। मैं इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूँ और कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है कि वो अंदर गए हैं, जहाँ पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। हालांकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में परमानेंट डीजीपी किसको बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी को जिम्मेदारी दी गई, जिसकी जिम्मेदारी विजय कुमार अब उठाएंगे। और उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही की अगर हम बात करें प्रयागराज की घटना को लेकर, तो जहां शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें गुड्डू मुस्लिम वो फरार है, और साथ ही साथ तमाम और आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। वो भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे उनसे निपटा जाएगा। साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
तो महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी चुनौती नए कार्यवाहक डीजीपी के सामने रहेगी। उसके अलावा हाल फिलहाल में शासन स्तर से एक उन माफियाओं की सूची जारी की गई थी जो 50,000, 1 लाख और 3 लाख 2 लाख के इनामिया है। ऐसे में उन माफियाओं के ऊपर नकेल कसना भी नए कार्यवाहक डीजीपी के सामने एक चुनौती रहेगी। देखना होगा इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, कैसे बेहतर पुलिसिंग की जाएगी और कैसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान उनके साथ स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे और आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून के साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ बेहतर माहौल बनाने का काम किया जाएगा और पुलिस कर्मियों के अच्छे आचरण को लेकर भी काम किया जाएगा कि अगर कोई शिकायत करता थाने पर शिकायत लेकर जाता है तो उसका निस्तारण वहीं पर हो जाए। उसके अलावा अधिकांश मामलों में देखा जाता है जो दूसरे जिलों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग जन समस्याओं को लेकर आते हैं, उनमें से अधिकांश समस्याएं जमीन के विवाद से जुड़ी होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके वहीं पर जनता की समस्याओं का निदान करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं बाहर दूसरे जनपदों से राजधानी की ओर आने वाले जो पीड़ित हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके और उनकी समस्याओं का निदान तुरंत किया जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े प्रदेश के पुलिस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, उसको वो बखूबी निभाएंगे। अब जब आज चार्ज ग्रहण कर चुके हैं उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए निर्देश जारी होते हैं, कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि नीलेश वो डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी का काम भी देख रहे हैं, अभी उनको उनसे बड़ा पद मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी कब मिलेंगे, क्योंकि ये अतिरिक्त कार्यभार उनको दिया गया है। देखिए बिल्कुल इससे ये साफ होता है कि अगर कार्यवाहक डीजीपी किसी को बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम करने के लिए कुछ एक महीने का समय होता है और वो बेहतर काम कर सकते हैं। हालांकि आर.के. विश्वकर्मा की अगर हम बात करें तो 2 महीनों में जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का काम किया हो, अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया, अपराधियों का इनकाउंटर हो, उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो उन्होंने 2 महीने के अंदर बेहतर पुलिसिंग करने का प्रयास किया है। अब कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार को बनाया गया तो विजय कुमार के कंधों पर भी वही जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश में बेहतर पुलिस कैसे मुहैया कराएंगे, बेहतर पुलिसिंग कैसे कराएंगे। उसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि डिप्टी सीएम जाम में फंस गए थे, पैदल चल रहे थे। राजधानी में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर इसीलिए किया गया कि बड़े पैमाने पर जब जाम लगा तो उसमें कई वीआईपी और कई बड़े अधिकारी फंस गए, जिसके बाद देखा गया कि एडीजी एलओ के रूप में उस समय तैनात प्रशांत कुमार सड़क पर उतरे थे, वो जाम छुड़वाते नजर आए। तो ये बड़ी समस्याएं हैं यातायात को लेकर, उसको भी कैसे दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ महिला सुरक्षा के दावे तमाम पुलिस करती है, उन दावों को हकीकत में तब्दील करने का काम पुलिस की तरफ से कब होगा, उन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। हालांकि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, शिष्टाचार भेंट होगी, उसके बाद वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद क्या निर्देश जारी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद तमाम अपनी जो वरीयताएं हैं वो साझा की हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, नए डीजीपी ने यह कहा और उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे। तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं जन संवाद से पुलिस एवं प्रशासन के प्रति जनता में एक विश्वास कायम हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की एवं विश्व के सर्वोत्तम पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में मेरी निम्न प्राथमिकताएं रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध माफियाओं तथा संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। अपराध के समस्त शीर्षकों यथा डकैती, हत्या, लूट, बलवा तथा फिरौती हेतु अपहरण में विगत वर्षों में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इस संबंध में आगे भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था को पूर्व की भांति सुदृढ़ बनाए रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में इस वक्त वो यहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान का उनका ये दौरा बेहद अहम है। इस वक्त पूजा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और चूंकि आज से ही यहाँ पे वो 9 साल पूरे होने पे सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं केंद्र की, वो यहाँ पे गिनवाई जाएंगी। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भक्ति साधना है वो दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें, ये पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है जहां पे प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी कई बार आई हैं, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, या फिर अलग अलग जहां भी वो गए हैं वहां से वहां की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वहां से जुड़े हुए जो मंदिर हैं वहां अक्सर वो जाते हैं और वहां से इस तरह की तस्वीरें उनकी देश ने देखी हैं, दुनिया ने देखी हैं। और इस वक्त यहाँ पे पुजारी उनको सम्मान देते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए, तो पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद उनकी जो साधना है, जो भक्ति है वो दिखाई दी, पूजा अर्चना करते हुए वो दिखाई दिया यहाँ पे। और जो पुजारी हैं मंदिर के, उन्होंने भी उनको मंदिर की विशेषता से अवगत कराया, यहाँ के बारे में तमाम जानकारियाँ दी, बारीकियों से रूबरू कराया, उनको सम्मानित किया, उन्हें सम्मान दिया यहाँ आने पे। क्योंकि राजस्थान का दौरा है प्रधानमंत्री का और यहाँ राजस्थान में वो 9 साल की क्या उपलब्धियाँ केंद्र सरकार की रही हैं इसको गिनवाएंगे। क्योंकि महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो उस अभियान के जरिए ये बताएंगे कि 9 सालों में देश कितना बदला, कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ, क्या उपलब्धियां रही सरकार की, ताकि आने वाले 24 के लिए एक संदेश जनता को दिया जा सके और एक और मौका जनता से लिया जा सके इसको लेकर। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और राजस्थान का पुष्कर, यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर जहाँ वो पहुँचे हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की उन्होंने और उनकी जो भक्ति साधना है वो तस्वीरों में दिखाई दी। मंदिर के जो पुजारी हैं, जो संत हैं, उन्होंने भी उनको सम्मान दिया यहाँ पे आने के बाद। और मंदिर की जो विशेषताएं हैं, जो बारीकियां हैं, जो जानकारियां हैं इससे जुड़ी हुई आध्यात्मिक, वो उनको बताई। तो खबर लखनऊ से है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की है और बाढ़ को लेकर सिंचाई विभाग के अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बाढ़ के समय जनधन की सुविधा हमारी प्राथमिकता हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा। अलर्ट मोड में रहें सभी जिले, ये भी उन्होंने कहा। और 15 जून तक पूरी कर लें बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। जिलाधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें, चाक चौबंद हो व्यवस्था, ये उन्होंने कहा। बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले हैं अति संवेदनशील और समय से पहले यहां पे तैयारी की जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता दी जाए जो इससे प्रभावित होंगे। राहत सामग्री की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी निरीक्षण करें, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों का भौतिक निरीक्षण करें। बाढ़ के बीच बढ़ती हैं बीमारियां, राहत शिविर के लिए गठित करें स्वास्थ्य टीम, एक्टिव मोड पे रहें और सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियां एक्टिव मोड पे रहें, यह मुख्यमंत्री ने कहा। एसके वाजपेयी इसको लेकर ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। एसके वाजपेयी, बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ने यहां पे बैठक की, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में मानसून आ रहा है और मानसून से पहले उत्तर प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जो लगातार कहीं न कहीं मानसून के समय बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को काफी निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ को लेकर जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनको मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 जून तक इसको पूरा कर लें। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि 15 दिन का वक्त उनको दिया गया है कि 15 दिन में ये व्यवस्थाएं कर ली जाएं। 780 जो बाढ़ समितियां हैं उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। चूंकि बाढ़ के समय बड़े पैमाने पर जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी होती हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य टीमें भी गठित कर लिए जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिलाधिकारी हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मौके का भौतिक निरीक्षण करें, देखें वहां पर व्यवस्थाएं क्या है, जिस हिसाब से अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं क्या उस हिसाब से मौके पर काम कराया गया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि कामों में तेजी लाई जाए, 15 तारीख तक इनको पूरा किया जाए और जो आपराधिक किस्म के जो ठेकेदार हैं या जो आपराधिक छवि जिनकी है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सिंचाई विभाग या बाढ़ से जुड़े हुए काम ना दिए जाएं, इसको लेकर भी अफसर इंश्योर करें। जो भी ऐसे अफसर हैं जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर आज ये बैठक की थी। चूंकि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और मानसून की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे पहले ही वो जो तैयारियां उत्तर प्रदेश जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसकी तरफ से की जाती हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश आज अफसरों को जारी किए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई चीजें स्पष्ट की हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधित चीजें हो या बाढ़ समितियों से जुड़ी हुई चीजें हो, जो बाढ़ राहत शिविर बनाए जाने हैं उनका काम हो, वो सभी करा लिए जाए। जहां जहां पर एस्पर डैम या दूसरे जो उपाय किए जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए, वहां पर चीजों को व्यवस्थित ढंग से किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर नहरों की सफाई नहीं हुई है वहां पर नहरों की सफाई भी करा ली जाए और जो नहरों की सफाई से सिल्ट निकले उसको किसी भी निजी काश्तकार या किसान की जमीन पर ना लगाया जाए ताकि उसकी खेती पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये बहुत सारे निर्देश थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अफसरों के साथ बैठक के दौरान दिए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो पूर्वांचल के कई जिले हैं, कुछ जिले बुंदेलखंड के भी हैं, उसके अलावा रुहेलखंड के भी कुछ जिले हैं जहां पर बाढ़ कहीं न कहीं आती है और लगातार उन जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान होता है, जिसमें फसलों के साथ ही जनधन का भी नुकसान। तो मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया हानि ना हो, अफसर ये इंश्योर करें जो ताकि आने वाले समय में अगर बाढ़ जैसी कोई स्थिति इन जिलों में पैदा होती है तो उससे पहले से ही सतर्कता के साथ निपटा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बाढ़ से किस तरीके से निपटा जाए, वक्त रहते उसकी तैयारियां की जाए, मुख्यमंत्री ने यहाँ जरूरी दिशा निर्देश दिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बयान दिया, कई बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, पीएम के मन की बात का कार्यक्रम हर बूथ पे सुना जाता है, काम के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने की। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चौधरी और अक्सर अब हर जिले का दौरा कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, साधने की कोशिश की जा रही है, बयानबाजियां लगातार की जा रही हैं, बताने की कोशिश कि कैसे प्रदेश बदल रहा है और कैसे आगे बदलने की तैयारी है। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पे दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास किया है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, 9 साल पूरे हो गए हैं, ऐतिहासिक फैसले भी इस दौरान लिए गए और विपक्ष ने सवाल भी कई फैसलों पर खड़े किए। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे 9 साल के कार्यकाल को आप? देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी का नेतृत्व एक स्वर्णिम युग है और ऐसा युग संभव नहीं, क्योंकि बड़े बड़े फैसले जिन पर कभी कुछ विचार ही नहीं होता था, धारा 370 समाप्त कर देना चुटकी बजाने पर ही, राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होना, ट्रिपल तलाक का विषय समाप्त हो जाना। जब दुनिया परेशान थी, कोरोना से पूरा विश्व चीत्कार कर रहा था, दवा कहीं उपलब्ध नहीं थी, तो माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को ईजाद किया और वो दुनिया के देशों को देने का काम किया। इकोनॉमी की भी डेवलप हुई। दुनिया के देश पहले वैक्सीन बनाते थे और हमारे देश ने वैक्सीन बनाकर हमारी इकोनॉमी डेवलप की और दुनिया के देशों के लोगों की जान बचाने का भी काम किया। ऐसे समय में जहाँ रोटी कपड़ा मकान की बड़ी व्यवस्था नहीं होने के कारण से जनता परेशान दिखती थी, तो उस समय कल कारखाने बंद, आवागमन बंद, सारी चीज़ें बंद थी। तो ऐसे समय में गरीबों को घर बैठे अनाज उपलब्ध कराना
और अनाज खाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं कराना, इतना खाद्यान्न देना कि वो खाएं और बेचकर अपना काम चलाएं। इस गरीब के घर में कभी बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, कनेक्शन मिला। और जिस गरीब के यहाँ कभी गैस का चूल्हा देखा नहीं, वो गैस के चूल्हे मिलने का काम किया। और इन सुविधाओं में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये नागरिक सुविधाएं देने में हिंदू और मुसलमान को ये नागरिक सुविधा देकर नहीं दी। यदि हिंदू गरीब है तो हिंदू को सुविधा मिली, और मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम को सुविधा मिली। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, अविरल नदियाँ, निर्मल नदियाँ, साफ गांव, साफ शहर, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस तो मृतप्राय हो ही गई है, और इसका जवाब 2024 में जो एकता कर रहे हैं विपक्ष की जनता देगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में ऐतिहासिक फैसले लिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, 9 साल, इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए, कई फैसलों पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। 9 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में ये 9 साल बेमिसाल, ऐतिहासिक, सफलतम, और आज हम 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह से महासंपर्क अभियान चला रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर, चाहे वो बूथ होगा, शक्ति केंद्र होगा, मंडल होगा, जिला होगा, प्रदेश होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व होगा, सभी इस महासंपर्क अभियान में लगने वाले हैं। और मेरी भी ड्यूटी लगी है, तो हम सेंट्रल मिनिस्टर भी सभी जगह जाने वाले हैं। राहुल गांधी अक्सर विदेश की धरती पर जब जाते हैं तो उनके बयानबाजी से वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कई बातों को लेकर बयानबाजी की है, खासतौर पे उनके निशाने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ये कोई राहुल गांधी जी का विदेशी धरती पर पहली बार बयान नहीं है। इस प्रकार के बयान पहले भी देते रहे हैं। देश की जनता लगातार इनके बयानों का विरोध करती रही है। तब मैं कहूँगा कि विदेशी धरती पर जाकर के हमारे भारत के बारे में और इस तरह की चीज़ों को बोलना जो बेबुनियाद हैं, वो कहते हैं कि मिनोरिटी के बारे में बोलना, आदिवासियों के बारे में बोलना। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति की है। हमने तो पूरे देश की जनता ने उनके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। आदिवासी की बात हम कहें तो आदिवासी के रूप में सबसे ज़्यादा सम्मान सर्वोच्च पद पर मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। इससे पहले अनुसूचित को भी आपने देखा है तो सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी को इस प्रकार के बयान विदेशी धरती पर देने से बचना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको उन्हें देश से माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी को इस तरीके से विदेशी धरती पर बयान देने से बचना चाहिए, और कहीं न कहीं ऐसे बयानों के लिए कहीं न कहीं माफी भी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।